महर गांव में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। गांव वालों का मानना है कि ये पेड़ 2000 साल पुराना है और इस पेड़ पर विष्णु देवता का वास है। गांव की कई पीढ़ियां पेड़ की पूजा करते आ रहे हैं। साथ ही इस पेड़ पर एक 5 मुंह वाले शेषनाग का वास भी है। सभी का मानना है कि ये विष्णु भगवान का अवतार है। माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ और अभी मुझे पूजा करने भी जाना है। आप तब तक मेरे लिए नाश्ता बना कर रखिएगा। पूजा करने मंदिर जा रहा है क्या? मंदिर तो शायद अभी तक खुला नहीं है। नहीं माँ, मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ। मुझे पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। अच्छा ठीक है, जाकर नहा ले। मनोज नहा कर आता है और दिए लेकर पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा करने लगता है। वो पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाता है। हे पीपल देवता, मैंने लोगों से सुना है कि आप पर विष्णु देवता वास करते हैं और साथ ही कई लोगों ने यहाँ पर शेषनाग के भी दर्शन किए हैं। मुझे कोई नौकरी दिला दीजिए ना, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मनोज सच्चे दिल से प्रार्थना करता है। तभी पीपल के पेड़ की एक शाखा हिलती है और उससे कुछ फल मनोज की पूजा की थाली में गिरते हैं। मनोज समझ जाता है कि ये भगवान से उसको प्रसाद स्वरूप मिला है। जय हो भगवान, लगता है आप तक मेरी प्रार्थना पहुँच गई है। मनोज थाली में से पीपल के कुछ फल खाता है और वहाँ से जाने लगता है। असल में वो नाग देवता के लिए दूध लेकर आया था, पर वो दूध रखना भूल जाता है। तभी उसके सामने अचानक से 5 मुंह वाले नाग देवता आ जाते हैं। क्या गलती हो गई भगवान मुझसे? मैं तो सच्चे दिल से यहाँ पूजा करने आया था ना। नाग देवता सर हिलाते हैं। तभी मनोज को याद आता है कि वो दूध रखना तो भूल ही गया। वो थाली में से दूध की कटोरी पीपल के पेड़ के पास रखता है और मनोज हाथ जोड़कर वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। आजा, नाश्ता कर ले। माँ, पता है आज मुझे नाग देवता दिखाई दिए। पहले तो मैं बहुत डर गया था। जरूर तूने कोई शैतानी की होगी या वहाँ पर कोई गंदगी फैलाई होगी, तभी तुझे नाग देवता दिखे। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो तो मैं नाग देवता के लिए दूध लेकर गया था और डालना भूल गया था, तब उन्हें देखकर मुझे याद आया। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, अब नाश्ता कर ले। मनोज नाश्ता करता है। एक रात को तेज हवा और तूफान आने से पीपल का पेड़ टूट जाता है। अरे मनोज बेटा, उठ जा, अभी तक सोया हुआ है। क्या बात है माँ, आज इतनी जल्दी क्यों उठा रही हो? मेरी अभी तक नौकरी थोड़ी ना लगी है जो मुझे नौकरी पर जाना है। कल रात हुई आंधी तूफान से पीपल का पेड़ टूट गया है। सारे गांव वाले जा रहे हैं, तू भी जाकर देख ले। मनोज उठता है और सीधे पेड़ को देखने के लिए निकल जाता है। कुछ दिन पहले ही तो मैं यहाँ पूजा करने के लिए आया था। मनोज देखता है कि पीपल का पेड़ जड़ से ही उखड़ा हुआ है। पता नहीं हमारी कितनी पुश्तों ने इस पेड़ को पूजा होगा, पर हमारा दुर्भाग्य देखो, पेड़ ही टूट गया है। अब हम लोग किसकी पूजा करेंगे और इसके नीचे रखी हुई मूर्तियाँ अब कहाँ रखेंगे? सभी लोग देखते हैं कि पेड़ के गिरने के बाद भी मूर्तियाँ अभी भी सुरक्षित हैं। प्रभु की महिमा तो देखो, इतना विशाल पेड़ ऊपर से गिरा, फिर भी मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। मनोज पेड़ के नीचे से मूर्तियाँ निकालता है और उनको एक जगह पर रख देता है। तभी मुखिया वहाँ पर आ जाता है और सभी लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहता है। चलो सभी लोग यह जगह खाली करो, इस पेड़ की लकड़ियाँ काटी जाएंगी। कौन चीरेगा इसकी लकड़ी और क्यों? क्योंकि ये पेड़ मेरी जमीन पर है, मेरे पूर्वजों ने लगाया था इसे, इसीलिए मैं इसकी लकड़ी को चिरवाकर बेच दूंगा। ये जमीन तो तुमने जबरदस्ती हथियाई है और ये बात सभी गांव वाले जानते हैं, इसीलिए हम लोग तुम्हें इस पेड़ की लकड़ी नहीं ले जाने देंगे। गांव वालों से लड़ने के लिए मुखिया वहाँ के पटवारी को बुलाता है
और उसको अपनी जमीन का कागज दिखाता है। कागज में वो जमीन मुखिया के नाम पर है, इसलिए पटवारी भी कुछ नहीं कह पाता। अब गांव वालों को भी मजबूरन चुपचाप रहना पड़ता है। मुझसे लड़ने चले थे, इसलिए मैंने पहले ही उस जमीन के कागज अपने नाम पर करवा लिए थे ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। अब इस पेड़ की लकड़ियां बेचकर मैं बहुत सारे पैसे भी कमाऊंगा। मुखिया के बुलाए हुए आदमी आते हैं और वो पीपल के पेड़ को चीरने लगते हैं। हे भगवान, हम गांव वालों में से कोई नहीं चाहता कि आप इस गांव से दूर चले जाएं, पर अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग भी कानून के आगे मजबूर हैं। मुखिया ने धोखे से गांव की जमीन को अपने नाम पर करवाया हुआ है। भगवान से मेरी क्यों बुराई कर रहे हो? वो नहीं सुनने वाले हैं। जो खुद अपना घर नहीं बचा सका, वो मुझे लकड़ियां चीरने से कैसे रोकेगा? मुखिया के लोग लकड़ियां चीर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक सांप दिखता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगते हैं। रुक जाओ नालायकों, मैं लकड़ियां पाने के लिए दिन रात पागलों की तरह लगा हुआ हूँ और तुम एक सांप से डरकर भाग रहे हो। ये चला जाएगा कुछ देर में, और वैसे भी मैं तुम लोगों को 2 गुने पैसे देने वाला हूँ। अब तो तुम्हें दिन रात काम करना है। ये शेषनाग है और पीपल के पेड़ की रक्षा कर रहे हैं। हमको नहीं चाहिए आपके पैसे, हम घर जा रहे हैं। पैसे नहीं चाहिए पर इज्जत तो चाहिए ना। तुम लोगों ने 1 महीने पहले जंगल में जो लकड़ियां चीरी थीं, वो सरकारी लकड़ियां थीं। अगर मैंने ये बात पुलिस स्टेशन में जाकर बता दी तो तुम जेल में चक्की पीसते बैठोगे। फिर वो तो हमने मजबूरी में किया था, और वैसे भी अगर हम वो लकड़ियां नहीं चीरते तो वो सड़कर खराब ही हो जाती। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस यहाँ रुककर मेरे लिए लकड़ियां चीरो। मुखिया सभी कारीगरों को डरा धमका कर वहाँ काम करने के लिए रोकता है और उस सांप को एक लकड़ी से मारकर वहाँ से भगा देता है। बिल में से निकले सांप को शेषनाग कह रहे हैं बेवकूफ। इस पेड़ की जड़ में ऐसे ना जाने कितने सांप रहते होंगे। सांप के वहाँ से चले जाने के बाद कारीगर लकड़ी को चीरना शुरू कर देते हैं। मुखिया मूर्तियों को उठाता है और घर ले जाता है। ये मूर्तियाँ तो लकड़ी से भी ज्यादा महंगी बिकेंगी। सुना था शहर में एंटिक मूर्तियों की अच्छी कीमत मिलती है। मुखिया मूर्तियाँ लेकर घर पहुँचता है और सभी मूर्तियों को अलमारी में रख देता है। आज तो मूर्तियाँ भी मेरी हो गई हैं और लकड़ियाँ भी। कुछ दिन में सारी लकड़ियाँ भी मेरी हो जाएंगी। आज तो खर्राटे मारकर चैन की नींद सोऊंगा। मुखिया सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ ही समय में वो गहरी नींद में सो जाता है और उसके सपने में नाग देवता आते हैं और वो 5 मुंह वाले नाग देवता को देखकर भागने लगता है। अरे ये तो मेरे पीछे नाग लग गया, कोई बचाओ मुझे। ये नाग तो मुझे काट कर ही छोड़ेगा। बचाओ, अरे कोई है, कोई मुझे नाग से बचाओ, कोई मुझे इस नाग से बचाओ। मुखिया भागता जाता है पर वो जहाँ भी भाग रहा था नाग देवता उसके पीछे पीछे ही भाग रहे थे। मुखिया की सांस फूल जाती है और वो कुछ आगे जाकर एक पत्थर से टकराता है और नीचे गिर जाता है। नहीं, मुझे मत काटो। मैं तो पेड़ की लकड़ियाँ इसलिए कटवा रहा हूँ क्योंकि वो नीचे गिर गया था। इसमें मेरी क्या गलती है? नाग देवता पैर पर फन मारते हैं। मुखिया उठ जाता है और अपने पैर को देखता है। ये क्या? मेरा पैर तो ठीक है। मैं तो सपना देख रहा था, बहुत ही मनहूस सपना था। मैं तो खामखा डर गया। वो देखता है कि इस बार शेषनाग सचमुच उसके सामने बैठे हैं। अरे ये तो सचमुच का नाग है और अभी तो मैं सपना भी नहीं देख रहा हूँ। शेषनाग मुखिया के बिस्तर से उसकी अलमारी की तरफ जाते हैं और वहाँ पर रखी मूर्तियों पर बैठ जाते हैं और मुखिया डर कर नाग के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे मत डसिए नाग देवता, मैं ये मूर्तियाँ वहीं रख दूंगा। तभी विष्णु देवता प्रकट होते हैं।
मैं कई सदियों से इस गांव में रह रहा हूँ, पर अब मेरा घर टूट चुका है। क्या तुम मुझे इस गांव से दूर कर दोगे? मैं तो आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ प्रभु। मैं आपको इस गांव से दूर नहीं करूंगा। मैं पीपल की लकड़ियों का मंदिर बनाकर आपकी मूर्तियां वहीं स्थापित करूंगा। मुखिया विष्णुदेव के दर्शन पाकर खुद को धन्य समझने लगा और अब अपने कारीगरों को कहकर वो सारे पीपल की लकड़ियों से एक बड़ा सा मंदिर बनवाता है। अब मुखिया सभी गांव वालों के साथ मिलकर सारी मूर्तियों को इस मंदिर में स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर नाग देवता भी आते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। माधव एक गरीब आदमी है और वहाँ रानीपुर गांव में रहता है। गांव के चारों ओर घना जंगल है और ये जंगल वन विभाग के अधीन है। माधव के परिवार में उसकी बीवी और उसकी बेटी है, पर उसके पास कोई नौकरी नहीं है। ऐसा कब तक चलता रहेगा जी? हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है, आपको कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे घर पर बैठना पसंद है क्या? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी कोई नौकरी मिल जाए। माधव नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। आखिरकार थक हार कर शाम को माधव अपने घर वापस लौटता है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी बेटी उससे पूछती है, क्या हुआ पापा, आप बहुत उदास दिख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। मुझे पता है आपको नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए आप उदास हो ना। आपको जल्दी ही कोई नौकरी मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। देखो मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। पापा, आप वन विभाग में नौकरी के लिए कोशिश क्यों नहीं करते? वहाँ तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है और मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मुझे कौन काम देगा? पापा, आप लकड़ियों का काम अच्छे से जानते हैं, क्या पता उन लोगों को किसी ऐसे ही आदमी की जरूरत हो। ठीक है बेटा, मैं कल जाकर वन विभाग के लोगों से मिलता हूँ। मुझे नौकरी की जरूरत है, क्या मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल सकता है? तुम्हें क्या काम आता है? मैं एक बढ़ई हूँ, लकड़ियों का सारा काम जानता हूँ। हम तो एक ऐसे ही आदमी को ढूंढ रहे थे, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। नौकरी मिलने की बात सुनकर माधव खुश हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। माधव पेड़ों से निकाली हुई इमारती लकड़ियों में से मजबूत लकड़ियों को अलग और दीमक लगी हुई लकड़ियों को अलग करता है। साहब, ये जो लकड़ियां खराब हैं, इनका क्या करूं? वैसे तो ये किसी काम की नहीं है, फेंक दो इन्हें। माधव उन दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक देता है। शाम का वक्त होता है और माधव घर आ जाता है। आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं पापा, क्या बात है? बेटा, मुझे वन विभाग में नौकरी मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग जा सकती हूँ। हाँ हाँ, जरूर जाओ। माधव के इस वन विभाग वाली नौकरी से उसके घर की दशा सुधरने लगी थी। अब राधिका भी कोचिंग में जाकर पढ़ने लगी थी। एक दिन इसी तरह लकड़ियों में से माधव अच्छी लकड़ियां एक तरफ कर रहा था और दीमक लगी हुई लकड़ियों को फेंक रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना इन खराब लकड़ियों को घर ले जाऊं, कभी ना कभी तो काम आएंगे ही। माधव दीमक लगी लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। अगले दिन वो सुबह उठकर काम पर आता है और शाम को घर लौटते समय फिर से उन खराब लकड़ियों को अपने घर ले जाता है। इसी तरह जब वो ऐसा करता था तो एक दिन एक लेडी ऑफिसर देख लेती है। अच्छा, तो अब तुम चोरी भी करने लगे हो? नहीं मैडम, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, ये लकड़ियाँ तो खराब हैं, इसलिए इन्हें लेकर जा रहा हूँ। अगर खराब है तो क्या इनका अचार डालोगे? झूठ मत बोलो, तुम जैसे चोरों को ये नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। कल से नौकरी पर मत आना। माधव निराश होकर घर आ जाता है। नौकरी छिन जाने से वो बहुत परेशान होता है। तभी उसकी नजर अपनी लाई हुई लकड़ियों पर पड़ती है। क्यों न इन लकड़ियों से एक रिक्शा बना लूं? माधव सारी सड़ी हुई लकड़ियों से दीमक को हटाकर साफ करता है। वो दिन रात मेहनत करके इन लकड़ियों से एक रिक्शा तैयार कर लेता है और रिक्शा चलाने का काम शुरू कर देता है। भाई साहब, शहर छोड़ दोगे? हाँ हाँ, बैठ जाओ। माधव रिक्शा को हाथ से खींचकर ले जाता, जिससे सवारियों को कहीं भी पहुंचने में बहुत देर हो जाती।
इसी देरी की वजह से अक्सर सवारियां माधव के रिक्शे में बैठने से मना कर देती थी। भाई साहब, शहर जाने में टाइम लगेगा। 4-5 घंटे लग जाएंगे। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, विदेश नहीं जाना। रहने दीजिए, मैं दूसरा रिक्शा देख लूंगी। माधव ने लकड़ियों की मदद से रिक्शा तो बना लिया था, पर उसे उस रिक्शे को हाथ से खींचना पड़ता था। पापा, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे शहर जाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, मेरे पास तो पैसे नहीं है, पर मैं तुझे अपने रिक्शे में तेरे एग्जाम सेंटर तक छोड़ दूंगा। पर पापा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा और मैं एग्जाम के समय तक नहीं पहुंच पाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। माधव सोचने लगता है कि किस तरह से राधिका को एग्जाम देने के लिए शहर भेजा जाए। वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर जंगल में पेड़ के नीचे पड़ी एक टूटी फूटी गाड़ी पर पड़ती है। माधव उस गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी तो कबाड़ बन चुकी है, पर इसका इंजन मेरे काम आ सकता है। राघव उस गाड़ी से इंजन निकालता है और अपनी हाथ गाड़ी पर लगा देता है। चलो, अब हाथ से खींचने की टेंशन तो दूर हो गई, पर इसका मॉडल बदलना पड़ेगा, तब मजा आएगा। राघव अपने पास बची कुछ लकड़ियों से हाथ गाड़ी का मॉडल बदल देता है। वो उस पर छत लगा देता है और उसको एक रिक्शे में बदल देता है। राधिका अपने पापा के रिक्शे में बैठती है। माधव रिक्शा स्टार्ट करता है और राधिका को शहर में उसके एग्जाम सेंटर पर छोड़ देता है। माधव के लकड़ी के रिक्शे पर इंजन लग जाने से अब उसका रिक्शा तेज दौड़ने लगता है, जिससे अब उसके पास बहुत सारी सवारियां आने लगती हैं। भाई साहब, शहर जाने में कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, 1 घंटे में पहुंचा दूंगा। इसी तरह से सभी लोग दूसरे रिक्शे को छोड़कर माधव के रिक्शे पर बैठने लगते हैं। ये देखकर एक रिक्शे वाला माधव से जलता है और पुलिस के पास उसकी झूठी कंप्लेन करता है। साहब, इसने किसी की गाड़ी से इंजन चुराकर अपने रिक्शे पर लगाया है, ये चोर है। अच्छा, तो अब तुम लोग गाड़ियों के इंजन भी चुराने लगे हो? नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की, ये इंजन तो मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला। अच्छा, तो अब इंजन जंगल में भी मिलने लगे हैं। सीधी तरह से गाड़ी का इंजन वापस करो, नहीं तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। पुलिस वाला माधव के रिक्शे से इंजन निकाल लेता है। राधिका के एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें उसकी मेहनत रंग लाती है। राधिका को एक जॉब मिल गई है। अब राधिका नौकरी करने लगती है और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और उसे उसकी पहली तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह वाले दिन राधिका देर से घर लौटती है। पापा, आंखें बंद कीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, ये लो, कर लिया आंखें बंद। बताओ क्या है? राधिका माधव के सामने एक इंजन रख देती है। अब आंखें खोल दीजिए। नया इंजन देखकर माधव बहुत खुश हो जाता है। पापा, ये स्पोर्ट्स कार का इंजन है, इसे लगाकर आपकी रिक्शा सभी गाड़ियों से तेज दौड़ेगी। माधव स्पोर्ट्स कार के इंजन को अपने रिक्शे में फिट कर लेता है और सवारी के लिए इंतजार करता है। भाई साहब, मुझे शहर जाना है, कितना वक्त लगेगा? बैठ जाइए, आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। वहाँ पहुँचने में तो 2 घंटे लगते हैं। ये मेरा लकड़ी का रिक्शा जरूर है, पर ये स्पोर्ट्स कार की तरह तेज दौड़ सकती है। आप बैठ जाइए। वो महिला माधव के रिक्शे में बैठ जाती है और माधव उसको आधे घंटे के अंदर ही शहर पहुंचा देता है, जिससे खुश होकर वो महिला माधव को डबल किराया देती है। इसी तरह से अब माधव लोगों को तेजी से गांव से शहर पहुंचाता है। जल्दी पहुंचने और समय बचाने के लिए सभी लोग अब माधव के रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं और माधव पूरे इलाके में लकड़ी की फरारी रिक्शे वाले के नाम से फेमस हो जाता है। हरिया और धारा एक गरीब दाम्पति थे। इनका एक बेटा था गोपाल। गोपाल पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, हमेशा क्लास में अव्वल आता था। देखो बाबा, मैं फिर से फर्स्ट आया और इस बार मास्टर जी ने मुझे चॉकलेट भी दिया है। वाह, बहुत अच्छे बेटा। ऐसे ही हमेशा मेरा नाम रोशन करना गोपाल। जी माँ। सभी बहुत खुश थे। अब मुझे दूसरे गांव की बड़ी स्कूल में जाना होगा।
वो जो बगल वाले गांव में है वहाँ? हाँ हाँ। वो तो बहुत दूर है, तू कैसे जाएगा इतना दूर? माँ, मैं चला जाऊंगा। मेरे कई और दोस्त भी उसी स्कूल में जाने वाले हैं। उनके साथ मैं भी चला जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरे साथ तेरे दोस्त भी होंगे। बस बरसात में तकलीफ होगी। 5 किलोमीटर भीग कर जाना है। भीगेगा क्यों? हम तेरे लिए छाता ले लेंगे। माँ, हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, छाता कहाँ से लाएंगे? बेटा, अभी बरसात आने में 1 महीना है। 1 महीने में हम इतने पैसे तो जोड़ ही लेंगे कि हम तेरे लिए एक छाता खरीद लें। सच में बाबा? हाँ बेटा, तू फिक्र मत कर, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हरिया एक बांस की टोकरी बनाने वाला कारागिर था। वो जंगलों से बांस की लकड़ियां तोड़कर लेके आता था और फिर उनसे टोकरियां बनाया करता था। इन टोकरियों को बेचने के लिए वो दूर दूर के बाजारों में जाया करता था। टोकरी ले लो, टोकरी। 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। वो वाली कितने की है? जी 50 रुपए की। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। वो टोकरी 30 रुपए में देनी है तो दो। कम से कम 35 रुपए तो दे ही दीजिए। नहीं नहीं, 30 रुपए में ही दो। ठीक है, ले लीजिए। हर ग्राहक हरिया से मोल भाव करता था और इसी वजह से हरिया की कमाई बहुत कम थी। ये तो बहुत कम है। इनमें से गोपाल के छाते के लिए पैसे कैसे बचाऊं? कोई बात नहीं, तुम इससे राशन लाओ। कल मैं देखता हूँ, शाम को बाजार भी जाऊंगा, शायद और टोकरियां बिक जाए। ठीक है। हरिया और धारा छाते के लिए पैसे संजोने लगे, पर महीने भर में वो लोग 100 रुपए भी बचत नहीं कर पाए। इतने कम पैसे में छाता कहाँ से आएगा? पता नहीं। एक तो बारिश भी शुरू हो चुकी है। अब गोपाल स्कूल कैसे जाएगा? हे कुलदेवी, हमारी मदद कर। दोनों ने अपनी कुल देवी से प्रार्थना की। उस रात पूरा परिवार बरसात का सोचकर ही परेशान थे। गोपाल की आंखें तो खिड़की पर टिकी थी। बाहर तेज बरसात देखकर वो सोच रहा था, अब कैसे स्कूल जाऊंगा? इतनी तेज बरसात में तो सारी किताबें भीग जाएंगी। लगता है कल स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। हे देवी माँ, मेरी मदद कीजिए। गोपाल के साथ साथ हरिया भी बहुत परेशान था। अगली सुबह बरसात और तेज हो गई। माँ, ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे स्कूल जाना है। चिंता मत कर गोपाल, रुक जाएगी बरसात। गोपाल पूरा दिन बरसात को देखते बैठा था। वो मायूस था। उसे स्कूल जाना था पढ़ने, पर इतनी बरसात में स्कूल जाने के लिए उसके पास कोई छाता नहीं था। बाबा मुश्किल से इतना कमाते हैं कि हमारा पेट भर सके। अगर मैं उनसे छाते की जिद करूं, तो वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं कुछ दिन स्कूल ना जाऊं तो। हरिया गोपाल को मायूस देख रहा था। सुबह से रात हुई और सभी लोग सो गए। अगले दिन भी यही हाल था। बरसात बरसती रही और गोपाल स्कूल नहीं जा पाया। अब वो और भी ज्यादा उदास हो गया था। हे देवी, मेरी प्रार्थना सुन लो। बरसात रोक दो, मुझे स्कूल जाना है। गोपाल की ये प्रार्थना सुनकर हरिया भी बहुत उदास हो गया। कैसा बाप हूँ मैं, अपने बेटे की एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सका। मुझे तो डूब मरना चाहिए। ये दिन भी बीत गया और तीनों खाना खाकर सो गए। हरिया के सपने में उसकी कुलदेवी आई। हरिया, तुम अपने आप को इतना लाचार मत समझो। तुम्हारे हाथों में तुम्हारी समस्या का समाधान है। मैं समझा नहीं देवी माँ। तुम बांस और लकड़ियों का छाता बनाओ। बांस का? जी देवी माँ। और फिर हरिया की नींद खुल गई। उसने घर में पड़ी लकड़ियां ढूंढी और बांस भी, और फिर लकड़ियों और बांस को जोड़कर एक छाता बना दिया। सुबह जब गोपाल उठा तो उसके बगल में एक छाता था। लकड़ी का छाता? ये आपने बनाया बाबा? हाँ बेटा,
अब तू स्कूल जा सकता है। वो भी बिना भीगे। धन्यवाद बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन गोपाल खुशी खुशी स्कूल के लिए तैयार हुआ और अपना लकड़ी और बांस का छाता लेकर निकल गया। रास्ते में कई लोगों ने लकड़ी के छाते को घूर घूर के देखा। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसके मास्टर जी की नजर उसके छाते पर पड़ी। अद्भुत! ये बांस का छाता किसने बनाया? मेरे पिताजी ने। अप्रतिम! मैंने इससे अच्छा छाता बिल्कुल नहीं देखा। क्या तुम्हारे पिताजी मेरे लिए भी ऐसा छाता बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे, बिल्कुल। चलो, तुम्हारे घर चलते हैं। गोपाल मास्टर जी को अपने घर ले आया। आपकी कलाकारी अप्रतिम है। क्या आप मेरे लिए ऐसे 10 छाते बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल मास्टर जी। मास्टर जी ने हरिया को 1000 रुपए दे दिए। कम तो नहीं है, काफी है। पहली बार हरिया को एक साथ 1000 रुपए मिले थे। इतने पैसे देखकर वो बहुत खुश था। रात भर उसने लकड़ी और बांस के छाते बनाए और अगले दिन सारे छाते मास्टर जी को दे दिए। फिर क्या था, हरिया को बांस के छाते बनाने का ऑर्डर आने लगा। वो छाते बनाते गया और छाते धड़ाधड़ बिकते रहे। हरिया ने अपने दोस्तों को भी अपने पास नौकरी पर रख लिया था। एक ही महीने में हरिया की किस्मत बदल गई। उसने इतने सारे पैसे कमा लिए जो उसने साल भर में भी नहीं कमाए थे। फिर एक दिन एक बिजनेसमैन हरिया के पास आया। हरिया जी, आपके ये बांस के छाते का आइडिया बहुत ही शानदार है। इसकी वजह से वेस्टेज भी कम होता है। इस इको फ्रेंडली छाते को मैं अपने सारे मॉल में बेचना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं साहब। बाबा, ये लोग कह रहे हैं कि आपके लकड़ी के छाते की वजह से प्रदूषण कम हो रहा है। वो आपके ये छाते अपनी बड़ी बड़ी दुकानों में बेचना चाहते हैं। आपको ऑर्डर देने आए हैं। मुझे हर हफ्ते 1000 छाते चाहिए। ये लीजिए एडवांस। उस आदमी ने हरिया को 1,00,000 रुपए दिए। जिंदगी में पहली बार हरिया ने 1,00,000 रुपए देखे थे। हरिया ने गांव के और लोगों को काम पर रख लिया। वो सब कड़ी मेहनत करते रहे और बांस के छातों की डिलीवरी देने लगे। देखते ही देखते हर मॉल में हरिया के बांस के छाते बिकने लगे और हरिया को एक बहुत ही सम्मानित अवार्ड से नवाजा गया। उसके इको फ्रेंडली लकड़ी के छाते दुनिया भर में धूम मचा रहे थे। देवी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा था। मेरी समस्या ही मेरा समाधान है। उस दिन हरिया को जिंदगी की एक बहुत अहम सीख समझ आ गई। उसे समझ आ गया कि जिस बरसात को वो समस्या समझ रहा था, वही बरसात उसके किस्मत को खोलने का रास्ता था। इसलिए दोस्तों, समस्याओं से भागने में नहीं बल्कि उन्हें सुलझाने में ही सफलता है।